हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो के जैसे आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि सीआरपीसी का रैपिड रिवीजन है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कोई जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का, या फिर वो कोई और ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके लॉ सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब लॉ रिलेटेड कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम है, फिर चाहे वो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, आपकी एलएलबी के एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, बार काउंसिल का एग्ज़ाम हो, बी इट एनी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम, सीआरपीसी आपको मैंडेटरी हर एक सिलेबस में मिलेगा। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब किसी भी लॉ रिलेटेड एग्जाम का सिलेबस देखते हैं और उसमें जब सीआरपीसी देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं उससे। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी है तो एक मेजर लॉ, बट किसी भी स्टूडेंट के लिए सीआरपीसी मेजर लॉ नहीं है, मॉन्स्टर लॉ है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे सेक्शंस हैं, स्टूडेंट्स उससे हमेशा दूर भागते हैं, उससे डरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है स्टार्ट कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से। ये नहीं समझ आता है कि इतने सारे सेक्शंस होने पर कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, कौन से सेक्शन छोड़ने हैं, कौन से सेक्शंस को सिर्फ रीड करना है, कौन से सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें याद भी रखना है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमें याद रखते हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें लैंडमार्क केसेस हैं, एटसेट्रा। आज की यह वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। सीआरपीसी जो अब तक आपको इतना ज़्यादा डरावना लगता था कि आप उसका रिवीजन तो छोड़िए, आप उसको पढ़ने से पहले भी 2 बार सोचते हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद सीआरपीसी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। इट्स माय गारंटी। आज के वीडियो में मैं आपको सारे सेक्शंस बताऊंगी जो कि आपके कोई भी लॉ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस सेक्शन में लैंडमार्क केसेस है मैं आपको वो भी बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये हमारी तरफ से गारंटी है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें सीआरपीसी का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। सीआरपीसी का जो पोर्शन है उसमें आपके 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20, 100 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 100% मार्क्स जो है आपके गारंटीड है। मेरे साथ आप अपनी बेरैक लेके बैठ सकते हैं। जो सेक्शंस मैं बताने वाली हूँ आप उसको अपने बेरैक में टिक कर सकते हैं। अपनी बेरैक में उस सेक्शन के आगे जो मैं केस लॉ बताने वाली हूँ उस केस लॉ का नाम लिख सकते हैं ताकि आपको आगे रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये वीडियो आपके दिमाग से सीआरपीसी को लेके जो डर है उसे निकाल सके। लेट्स सी कि हम आज पिछले वीडियो में जैसे हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 100 तक किया था, आज के वीडियो में हम लोग 101 ऑनवर्ड्स करने वाले हैं। लेट्स सी कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम सारे सेक्शंस देखेंगे। मैं सिर्फ आपको सेक्शन नंबर नहीं बताऊंगी बल्कि उस सेक्शन का रिविजन भी करवाऊंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी आपको शॉर्ट में। That is how we are going to revise CRPC rapidly. Let's start with section 106 of CRPC. Section 100 तक हम कर चुके थे। इसके बाद we'll jump on to section 106 of CRPC. चैप्टर 8 की अगर हम बात करें, सीआरपीसी चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के बारे में दिया गया है। ये चैप्टर जो है ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। इसमें जो सेक्शंस हैं स्पेशली सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 110 तक, जहाँ पे इंस्टेंसेस दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे उससे सिक्योरिटी ली जा सकती है पीस और गुड बिहेवियर के लिए, और कौन कौन ले सकता है, क्या ड्यूरेशन होता है सिक्योरिटी का। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछी जाएंगी। सेक्शन 100 इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए। सेक्शन 106 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे मार्क कर लीजिए। सेक्शन 106 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, कि कन्विक्शन के साथ आप सिक्योरिटी लेते हो किसी पर्सन से, कन्विक्ट से, टू मेंटेन पीस। ऑलराइट, कौन ले सकता है ये सिक्योरिटी? या तो कोर्ट ऑफ सेशन या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और इस सिक्योरिटी का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? इस सिक्योरिटी का टाइम ड्यूरेशन होता है नॉट एक्सीडिंग 3 years।
ये चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली हैं जो आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं जिसमें सेक्शन 106 के अंदर आप सिक्योरिटी ले सकते हो उस पर्सन से, जिसमें आपके 153A, 153B, 154 IPC, इसके अलावा आपका असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, मिसचीफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एनी अदर ऑफेंस जो ब्रीच ऑफ पीस से रिगार्डिंग है, रिलेटिंग है, उसमें आप सेक्शन 106 में सिक्योरिटी ले सकते हो टू मेंटेन पीस ऑन कन्विक्शन। ऑलराइट, इसके बाद आता है सेक्शन 107। सेक्शन 107 मार्क कर लीजिए प्लीज अपने अपने बेयर एक्ट में, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। कन्विक्शन वाली बात तो हमने ऊपर वाले में पढ़ ली, अब अदर केसेस का मतलब क्या है? अदर केसेस का मतलब है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब ऐसा लगता है कि एक पर्सन एक ऑफेंस कमिट करने वाला है जिससे पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो उससे सिक्योरिटी लेगा जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा मैक्सिमम 1 ईयर। ऑलराइट, ये है सेक्शन 107 में। मैं आपको सेक्शन नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ और उस सेक्शन में से किस पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो भी मार्क करा रही हूँ। प्लीज एग्जैक्टली सेम टू सेम अपने बेयर एक्ट में फॉलो करते जाइए, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज एक भी सेक्शन छोड़िएगा मत जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज उससे आप अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू सिक्योर 100%, प्लीज कीप फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग। ऑलराइट, सेक्शन 108 आता है इसके बाद। सेक्शन 108 क्या बोलेगा? सेक्शन 108 बोलता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मटीरियल। तो ऐसे लोग जो सेडिशियस मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे भी सिक्योरिटी ली जाती है। कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेता है। किन किन केसेस में ली जाती है? कोई भी ऐसा मैटर अगर उसने पब्लिश किया है जो 124A में आता है, मतलब सेडिशन में 153A में आता है, 153B, 295A रिलीजियस ऑफेंसेस। ऑलराइट, कोई भी ऐसा मैटर है जो कि एक जज के कंडक्ट से कंसर्निंग है, तो या फिर डेफमेशन से कंसर्निंग है अगर, ऑलराइट, या फिर वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, तो उसके लिए भी आप सिक्योरिटी ले सकते हो और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ऑलराइट, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 109 के ऊपर। सेक्शन 109 क्या कहता है? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। अब सस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं उनसे भी, अब हमें अभी तक श्योर नहीं है कि वो ही अक्यूज, वो ही कन्विक्ट होने चाहिए, अभी वो सिर्फ सस्पेक्ट है, बट क्योंकि वो सस्पेक्ट है उसको भी हमें सिक्योरिटी के थ्रू रिस्ट्रेन करना, प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेता है सस्पेक्ट से सिक्योरिटी। ऑलराइट, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके जूरिसडिक्शन में कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वो क्यों अपने प्रेजेंस को छुपा रहा है? ताकि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके। ऑलराइट, तो वो उससे सिक्योरिटी ले सकता है। कितने साल की? 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ऑलराइट, अब हम आएंगे सेक्शन 110 पे। प्लीज मार्क कीजिए सेक्शन 110। सेक्शन 110 क्या बोलता है? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स से कब सिक्योरिटी ली जाती है? कौन लेगा ये सिक्योरिटी? अगेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा। किन किन केसेस में लेगा? अगर कोई पर्सन हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, फॉर्जर है, रिसीवर है स्टोलन प्रॉपर्टी का, ऑलराइट, हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स या हार्बर्स थीफ या उनको एड करता है प्रॉपर्टी छुपाने के लिए, या फिर हैबिचुअली किडनैपिंग करता है, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ करता है, या फिर काउंटरफीटिंग से रिगार्डिंग ऑफेंसेस करता है, या फिर हैबिचुअली कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें ब्रीच ऑफ पीस की बात की गई है, या फिर हैबिचुअली इन सारे एक्ट्स में कोई भी ऑफेंस करता है, तो उससे सिक्योरिटी ली जा सकती है। उस सिक्योरिटी का टर्म कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग 3 years, नॉट एक्सीडिंग 3 years। सो सिर्फ सेक्शन 106 और 110 में ही 3 years का टाइम है, बाकी सब में
1 ईयर का है मैक्सिमम। सिर्फ सेक्शन 106 में कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड है, बाकी सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। इतनी सी बात है, आपको ये इस चैप्टर 8 में याद रखनी है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। बाकी चीजें आप रीड कर सकते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस चैप्टर के, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, इसके बाद वील जंप ऑन टू स्ट्रेट सेक्शन 125 CRPC, which is a very important section. सेक्शन 125 CRPC बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों आपके, चाहे वो मेंस के क्वेश्चंस हों, चाहे वो किसी भी और लॉ एग्जाम के क्वेश्चन हो। आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी बार एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये फेवरेट सेक्शन होता है। एग्जामिनर जो है, अगर जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, ये उसका फेवरेट सेक्शन है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें मेंटेनेंस की बात की गई है कि एक पर्सन से मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है। कोई भी ऐसी वाइफ है जो डिवोर्स्ड है, जिसने रीमैरी नहीं किया है, वो अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो कर सकती है मेंटेनेंस क्लेम। या फिर आपका लेजिटिमेट इललेजिटिमेट माइनर चाइल्ड कर सकता है। लेजिटिमेट इललेजिटिमेट चाइल्ड कर सकता है जो मेजर है बट फिजिकली या मेंटली इंजर्ड है, एबनॉर्मल है। ऑलराइट, मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि मैरिड डॉटर के केस में उसका गार्जियन कौन हो जाता है, हस्बैंड हो जाता है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस। ऑलराइट, या फिर आपके कोई एज्ड पेरेंट्स हैं, मदर या फादर हैं, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस की यहाँ पे बात की गई है। इंटरिम मेंटेनेंस देने के लिए बोला जा सकता है जब तक आपका फाइनल डिसीजन मेंटेनेंस, जो फाइनल मेंटेनेंस है उसका ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक आप इंटरिम मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी आपको। ऑलराइट, जो भी एक डॉटर जो है माइनर फीमेल है, वो सिर्फ तब तक अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम करेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। जो इंटरिम मेंटेनेंस होगी वो उसके रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन होगी, इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर मेंटेनेंस अनपेड होती है, अगर ऑर्डर दिया गया है मेंटेनेंस का और स्टिल अगर वो अनपेड है, तो आपको सिविल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा मैक्सिमम 1 मंथ का। ऑलराइट, इसके बाद कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें अ वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। किस किस सिचुएशन में होता है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है किसी और के साथ, तो फिर आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन उसने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दिया है, तो भी आप मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते हो। या फिर म्यूचुअल सेपरेशन, म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो दोनों सेपरेटली रह रहे हैं, तो भी आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, दैट इज the important areas of section 125 CRPC। अब अगर section 125 CRPC की बात करें तो इसमें जो पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, जो इसका पर्पस है, वो सविता बहन सोमाभाई भाटिया वाले केस में बताया गया था, बादशाह वर्सेस बादशाह वाले केस में बताया गया था। इसके अलावा कृतिकांत वडोदरिया वाला केस है, विजय मनोहर अरबत वाला केस है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। विजय मनोहर अरबत वाले केस में ये बोला गया था कि फादर और मदर है वो सिर्फ अपने सन से ही नहीं बल्कि अपनी डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अगर डॉटर जो है इफ शी इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देम। ऑलराइट, तो ये इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। लेट्स मूव फर्दर। 126, प्लीज मार्क सेक्शन 126, जिसमें मेंटेनेंस क्लेम करने का प्रोसीजर दिया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो पिटीशन होगी मेंटेनेंस की सेक्शन 125 में, वो किस जगह पे फाइल की जाएगी, कौन से कोर्ट में फाइल की जाएगी? उस कोर्ट में फाइल की जाएगी जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है, या जहां पे वो अपनी वाइफ के साथ रहता था या रहता है, या फिर जहां पे वो आखिरी बार अपने वाइफ के साथ रहा था। ऑलराइट,
ये मेंटेनेंस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, ये समन्स केसेस के प्रोसीजर इसमें लगेगा। इस पे समन्स केसेस का जो ट्रायल प्रोसीजर होता है वो मेंटेनेंस पे अप्लाई होगा। इसमें अगर कोई पर्सन अपीयर नहीं होता है तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स होंगी और इस एक्स पार्टे को विद इन 3 months सेट असाइड करवाया जा सकता है। ऑलराइट, ये है सेक्शन 126 के इंपॉर्टेंट एरिया। फिर आता है सेक्शन 127, प्लीज मार्क, प्लीज कंटिन्यू मार्किंग। सेक्शन 127 आता है। सेक्शन 127 बताता है कि मेंटेनेंस जो ग्रांट की गई है उसमें ऑल्ट्रेशंस भी पॉसिबल है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ऑल्ट्रेशन होता है मेंटेनेंस ऑर्डर के अंदर। मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल भी किया जा सकता है, ऑल्टर या वैरी किया जा सकता है। किन केसेस में? जब ये पता चले कि वुमन जो है जिसने मेंटेनेंस क्लेम की थी उसने रीमैरिज कर ली है तो उसका मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। जब उसे ऑलरेडी सिविल लॉ के अंदर मेंटेनेंस मिल चुका है या फिर उसने अपने आप अपना मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट जो है वो सरेंडर कर दिया है वॉलंटरली, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, और अगर दे दिया गया है तो उसका मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑल राइट, सो प्लीज इसे मार्क कर लीजिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन 127 तक ये इंपॉर्टेंट थे। ऑल राइट, अब इसके बाद हम पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस के रिगार्डिंग कुछ प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करेंगे। आईपीसी में हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 268, जिसमें पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात की गई है। इसमें भी सीआरपीसी में भी आपको सेक्शन 133, प्लीज मार्क नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 133 जो है उसमें पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए मजिस्ट्रेट कौन सा ऑर्डर पास कर सकता है? सेक्शन 133 का ऑर्डर पास कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर उसे लगता है कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऐसा ट्रेड या ऑक्यूपेशन है जो कि लॉफुल नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, जो कि हजार्डस है, या फिर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो हजार्डस है, कोई ऐसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है या ट्री है जो कि हजार्डस है, जो कि अनसेफ है, या कोई ऐसा टैंक, वेल, एक्सकावेशन है जो कि अनसेफ है, कोई भी डेंजरस एनिमल है जिसे रखा जा रहा है बट इट्स डेंजरस टू बी केप्ट, तो उसे रिमूव करने का ऑर्डर वो मजिस्ट्रेट दे सकता है अंडर सेक्शन 133। ऑल राइट, तो ये है 133 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेट सीधा सेक्शन 144 पे। सेक्शन 144 जो है वो बोलता है कि कब मजिस्ट्रेट अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस में या एप्रीहेंडेड डेंजर में, पहले ही अगर हमें एप्रीहेंड हो चुका है कि डेंजर होने वाला है, उसमें अर्जेंट केसेस में मजिस्ट्रेट कौन सा ऑर्डर पास करेगा? जब या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको ऐसा लगता है कि इमीडिएट प्रिवेंशन, अर्जेंट ऑर्डर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि या तो कोई न्यूसेंस क्रिएट होने वाली है या कोई डेंजर होने वाला है किसी भी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, तो वो 144 का ऑर्डर पास कर सकता है। ऑल राइट, और वो कैसा न्यूसेंस होगा? जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, अनॉयंस क्रिएट कर सकता है, इंजरी कर सकता है किसी पर्सन को, या फिर वो ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी को डेंजर क्रिएट कर सकता है, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रायट या एफ्रे क्रिएट कर सकता है, तो 144 का ऑर्डर पास किया जाएगा। 144 का जो ऑर्डर है, जो 144 का ऑर्डर होता है, ये आपका अर्जेंट ऑर्डर होता है, ये आपका अर्जेंट ऑर्डर होता है और ये भी न्यूसेंस के केसेस में ही पास किया जाता है। सो दैट इज सेक्शन 144। इसके बाद सेक्शन 145 को मार्क कर लीजिए, जिसमें अगर किसी लैंड या वाटर बॉडी का कोई डिस्प्यूट है जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस तरीके से कौन सा ऑर्डर पास कर सकता है वो दिया गया है सेक्शन 145 के अंदर। ये आपको रीड करना है। इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट हाँ, यू शुड नो दिस। ऑल राइट, इसके बाद वील मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर।
इम्पॉर्टेंट पार्ट में अगर देखें तो चैप्टर 11 इज इम्पॉर्टेंट, जिसमें प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस के बारे में बात की गई है कि अगर पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो उसे प्रिवेंट कर सकता है। उसे प्रिवेंट करने के लिए वो जो चाहे करना चाहे वो कर सकता है। उसके लिए उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है तो वो उसे प्रिवेंट कर सकता है, उसके लिए अरेस्ट कर सकता है एटसेट्रा। कोई प्रॉपर्टी सीज करनी है उसे सीज कर सकता है, उसके प्रिवेंशन के लिए वो एनी पॉसिबल एक्ट कर सकता है। यही चीज चैप्टर 11 के अंदर दी गई है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस में। सो सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 153 तक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको रीड करेंगे। इसके बाद हम आएंगे चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 पे विच इज द स्टार पार्ट ऑफ सीआरपीसी। इसे स्टार पार्ट ऑफ सीआरपीसी बोला जाता है क्योंकि अगर सीआरपीसी, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें सीआरपीसी के 100 क्वेश्चंस हैं तो 80 क्वेश्चंस चैप्टर 12 में से आएंगे आपके। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सीआरपीसी का, विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की, चाहे कॉग्निजेबल केसेस में हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में हो, कैसे होती है, कहां से स्टार्ट होती है, सारी चीजें चैप्टर 12 में दी गई हैं। तो चैप्टर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 12 स्टार्ट्स विद सेक्शन 154 विच इज वेरी 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 5-स्टार चैप्टर है। ये आपका 5-स्टार सेक्शन है, सॉरी, दिस इज अ 5-स्टार सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इट डील्स विद FIR। ये FIR के कॉन्सेप्ट से डील करती है। FIR का कॉन्सेप्ट क्या होता है? FIR हमने हमारे कॉमन टर्म्स में, मूवीज में, सीरीज में, किसी भी नॉवल में, हर जगह हमने FIR के बारे में कहीं ना कहीं ये वर्ड हमने हर किसी ने सुना होता है, पढ़ा होता है, देखा होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एक पर्सन पुलिस ऑफिसर के पास जाके लिखवाता है कि हमें FIR दर्ज करवानी है। क्या होती है? कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, आप उसके लिए FIR दर्ज करवाने जाते हो। सो FIR इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सेक्शन 154 बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने की जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है उसे बोला जाता है FIR। सिंपल, वही तो FIR होती है। जब कोई एक पर्सन एक इंफॉर्मेशन देता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग किसी भी पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन में, उसे हम FIR बोलते हैं। अब वो FIR कैसी होनी चाहिए? कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई इंफॉर्मेंट किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस ऑफिसर को दे रहा है तो पहली बात तो वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। आप उससे उसको साइन करवाओगे, आप उसे रीड करके दिखाओगे, उसके बाद आप उससे साइन करवाओगे, पुलिस ऑफिसर भी उसको साइन करेगा। ये तो इसके एसेंशियल्स होते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन होती है। FIR में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे क्रिप्टिक FIR, मतलब जिसमें जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी डिटेल्स आपको नहीं पता है, वेग इन्फॉर्मेंट होता है। इसे हम बोलते हैं क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, क्रिप्टिक FIR। सो सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन या क्रिप्टिक FIR की बात की गई है और उसके रिगार्डिंग जो लॉ है, जो कोर्ट ने इवॉल्व किया है, वो बताया गया है। सो प्लीज मेंशन दिस केस लॉ, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, क्रिप्टिक FIR, जिसका कौन सा केस है? सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, इसके अलावा हम FIR के अंदर FIR का बेसिकली जो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR क्या होती है, पर्पस ऑफ FIR क्या होता है, एसेंस ऑफ FIR क्या होता है, ये ललिता कुमारी केस के अंदर बताया गया। सो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में आपको ये बात बताई गई है कि FIR की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो जब भी आपसे FIR की एविडेंशियरी वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका केस का नाम है ललिता कुमारी केस। प्लीज मेंशन दैट। ऑलराइट, तो सेक्शन 154 FIR की बात करता है। FIR इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो होती है FIR। कैसी होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कई बार आपके साथ
ये हो सकता है हुआ भी हो आपके साथ, या फिर ये हो सकता है आपके साथ। ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर लिखने के लिए मना कर देता है तो आप क्या करोगे। तो उस केस में आप सेक्शन 154 क्लॉज 3 के अंदर एसपी के पास जा सकते हो। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, आप उसके पास जा सकते हो, और अगर उसे लगता है कि यस वाकई में ये इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिगार्डिंग है तो वो खुद उसे रिकॉर्ड करेगा, नहीं तो अपने जूनियर को बोलेगा कि आप इसको रिकॉर्ड करो और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकता है। तो अगर आप इस चीज को फेस कर चुके हैं या फिर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर एक इंसान फेस कर सकता है, देयर आर चांसेस, बिकॉज आप एफआईआर लिखवाने गए कभी और आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया गया, तो आपको ये क्लॉज याद रखना है। इसके बाद प्लीज मार्क कीजिए सेक्शन 155। सेक्शन 155 जो बोलता है वो है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की केसेस में इंफॉर्मेशन को हम एफआईआर बोलते हैं, 154 में लिखा है। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए सेक्शन 155 है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है पुलिस ऑफिसर के पास और वो इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो पुलिस ऑफिसर उसको अपनी एनसीआर डायरी, जिसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट डायरी, उसके अंदर उसको रिकॉर्ड डायरी, उसके अंदर उसको रिकॉर्ड करेगा कि हाँ ये ऑफेंस है और इंफॉर्मेंट का नाम क्या है, सारी चीजें उसको उसमें लिखेगा, एंड देन उस इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा। ऑल राइट, तो ये होता है सेक्शन 155 जिसमें ये बताया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में इंफॉर्मेशन आती है तो आपको क्या करना है, पुलिस ऑफिसर को क्या करना होता है। नाउ प्लीज मूव ऑन टू सेक्शन 156। अब हम सेक्शन 156 सीआरपीसी की बात करेंगे जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट या अरेस्ट करने की जो पावर है वो पुलिस ऑफिसर के पास कहां से आती है, सेक्शन 156 से आती है। सेक्शन 156 एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन एनी कॉग्निजेबल केस इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। सो ये है सेक्शन 156। सेक्शन 156 क्लॉज 3 जो है इसमें मैजिस्ट्रेट भी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। ऑल राइट, इसके बाद प्लीज 157 पे आ जाइए। 157 के आगे प्लीज अपनी बेयर एक्ट में लिख लीजिए अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है, 157 में अकरेंस रिपोर्ट की बात की गई है कि जब पुलिस ऑफिसर के पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो उसकी एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को देगा कि दिस ऑफेंस हैज अकर्ड एंड नाउ आई विल इन्वेस्टिगेट या आई विल नॉट इन्वेस्टिगेट, वो उस रिपोर्ट में लिख के देगा, तो वो होती है अकरेंस रिपोर्ट। तो वो चीज दी गई है आपकी 157 में, अकरेंस रिपोर्ट के बारे में दिया गया। अब पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट को दे दी। ये रिपोर्ट कैसे दी जाती है मैजिस्ट्रेट को, क्या कोई भी पुलिस ऑफिसर जाके दे सकता है? नो, हमेशा सुपीरियर ऑफिसर जाके मैजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट देता है, वो 158 में दिया गया। अब 159 बोलता है कि मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आ चुकी है, अब मैजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट खुद उस पर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है कि इस पे आप इन्वेस्टिगेट करो। अगर पुलिस ऑफिसर ने अकरेंस रिपोर्ट में ये लिखा है कि नहीं मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा इस पे बिकॉज देयर इज नो केस, तो 159 के अंदर इवन द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द पुलिस ऑफिसर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, या फिर मजिस्ट्रेट उस अकरेंस रिपोर्ट को कंप्लेंट कंसिडर करके कंप्लेंट केस के जैसे उस पर प्रोसीड कर सकता है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो सेक्शन 159 के अंदर बताए गए हैं। और रविंदर महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड वाले केस में ये बात बोली गई थी कि मजिस्ट्रेट के पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं एज पर सेक्शन 159। अब
पुलिस ऑफिसर जब अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो सेक्शन 160 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि उसे लगता है कि ये लोग इस केस से अक्वेंटेड है, कि इस केस से रिलेटेड है ये लोग। तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो उन अक्वेंटेड, उन रिलेटेड लोगों को अपने पास बुला सकता है ताकि वो उनको एग्जामिन कर सके, उनके स्टेटमेंट्स ले सके। 160 में अपीयरेंस करवाने की पावर है। 161 के अंदर जो लोग अपीयर अब हो चुके हैं 160 के अंदर, 160 में पुलिस ऑफिसर ने उनको नोटिस दिया है कि आप अपीयर हो। 161 में क्या है कि वो नोटिस पे अब अपीयर हो चुके हैं। तो 161 एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि वो उन अपीयर हुए लोगों को एग्जामिन कर सकता है, या तो ओरली या एनी अदर वे जो कि उस केस से अक्वेंटेड है। फिर वो उन्हें एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके एक रिकॉर्ड बनाएगा विच मस्ट बी अ ट्रू एंड सेपरेट रिकॉर्ड। ये आपको याद रखना है कि वो हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड होना चाहिए हर एक स्टेटमेंट का, हर एक पर्सन के। ऑल राइट, इसके बाद सेक्शन 162 आएगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन आपका सीआरपीसी में पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये सेक्शन आपका एविडेंस एक्ट से भी कनेक्टेड है। इस सेक्शन का जो इंटरलिंकेज है वो सेक्शन जो 162 का जो इंटरलिंकेज है वो यहाँ तो है ही, इसके साथ साथ एविडेंस एक्ट से लिंक्ड है ये, क्योंकि इसमें एविडेंस एक्ट की बात की गई है। तो जब हम एविडेंस एक्ट का रिविजन करेंगे तो हम फिर से सेक्शन 162 को रेफर करेंगे उसमें। ऑल राइट, सो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी स्टेटमेंट जो 160, 161 में पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए हैं 161 के अंदर या इन एनी अदर सेक्शन, इट must not be used in evidence। आप उसको आगे एविडेंस में यूज नहीं कर सकते हो। इट इज अ बार। सेक्शन 162 bars the statements to be used in evidence, bars the statement to be used in evidence। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई है कि अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस है तो डिफेंस जो है वो उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, या फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस के स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, अगर वो होस्टाइल टर्न हो जाता है तो ये तो है ये वाली बात। इसके बाद इसमें बोला गया है कि सेक्शन 162, सेक्शन 32 और 27 ऑफ एविडेंस एक्ट पे अप्लाई नहीं करेगा। 32 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई है, 27 में डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। तो सेक्शन 162 उन दोनों सेक्शंस पे अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 162 है। इसके बाद इसमें ओमिशन की बात की गई है कि ओमिशन भी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, जिसमें आपका एक लैंडमार्क केस है तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला केस आपको इसमें याद रखना है कि ओमिशन कैन बी अ कॉन्ट्रडिक्शन से रिगार्डिंग कौन सा केस है, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके बाद आता है सेक्शन 164। सेक्शन 164 जो है वो आपका कन्फेशंस से डील करता है। सबसे पहली चीज, सीआरपीसी के अंदर कन्फेशन लेने के लिए कौन एम्पावर्ड है, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट 164 का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, और वो भी कैसा मजिस्ट्रेट, जिसके पास चाहे जुरिस्डिक्शन उस केस का है या नहीं। अगर ट्रायल वहां पे हो सकता है, मतलब या तो एरिया मजिस्ट्रेट या एरिया मजिस्ट्रेट नहीं भी है तो भी वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। अब वो कन्फेशन कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ गाइडलाइंस है जो यूपी वर्सेस सिंघाड़ा वाले केस में दी गई है। अब ये गाइडलाइंस क्या क्या कहती है, ये गाइडलाइंस कहती है कि ये जो कन्फेशन होना चाहिए इसमें आप पहले अक्यूज को एक्सप्लेन करोगे कि आप बाउंड नहीं हो कन्फेस करने के लिए। अगर आप कन्फेस करते हो तो ये आपके अगेंस्ट एविडेंस में यूज हो सकता है। जब तक आप कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि वो वॉलंटरी कन्फेशन है। ऑल राइट, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले
मजिस्ट्रेट को आप जो मजिस्ट्रेट हो आपको बताना पड़ेगा, अगर वो पर्सन मजिस्ट्रेट को बताता है कि वो पर्सन कन्फेशन करने के लिए विलिंग नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसको डिटेन नहीं करेगा, उसके लिए उसको वापस कस्टडी में नहीं भेज देगा कि तुमने कन्फेस नहीं किया, तुम वापस कस्टडी में जाओ। नो, क्योंकि ये एक वॉलंटरी कन्फेशन होना चाहिए। फोर्सफुल अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया तो वो कन्फेशन नहीं बोला जाएगा। कन्फेशन मतलब क्या होता है? व्हेन यू एडमिट योर गिल्ट वॉलंटरली, विलिंगली। ऑल राइट, इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को एक फुटनोट देना होता है, जो कि साइन ये भी करेगा, और अक्यूज्ड जो पर्सन कन्फेस कर रहा है उससे भी साइन करवाया जाता है, और उसमें ये फॉर्मेट उसका दिया गया है एग्जैक्ट वर्डिंग्स के साथ, आपको ये फॉलो करना होता है। सो ये गाइडलाइंस हैं कन्फेशन के रिगार्डिंग। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन किसी ऐसे पर्सन का है जो टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो वो उसका चीफ एग्जामिनेशन कंसिडर हो जाएगा। अब उसके उस कन्फेशन या स्टेटमेंट पे सीधा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसको दोबारा चीफ एग्जामिनेशन के लिए बुलाया नहीं जाएगा। ऑल राइट, सो दीज are the things which are important in section 164। मैंने आपको सिर्फ इंडेक्स में से मैं आपको सिर्फ सेक्शंस फिल्टर करके नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको सेक्शन में से उस सेक्शन में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी फिल्टर करके बता रही हूँ। तो आज हम स्पेसिफिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एंड आई एम रिपीटिंग, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम बट फॉर एनी अदर लॉ एग्जाम ऑफ द कंट्री। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सिर्फ ये सेक्शंस अगर आपने कर लिए तो इट इज अ गारंटी कि आप सीआरपीसी में 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, बट फॉर दैट you have to follow what I am saying. So please keep following। जैसे आप इतनी देर से कर रहे हैं, प्लीज उसको करते रहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सेक्शन 164A की बात अब हम करेंगे। तो जो भी पर्सन रेप विक्टिम है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की जो बात है वो 164A के अंदर की गई है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि 53A जो था सीआरपीसी का, जो हमने उसमें पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वो रेप अक्यूज्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, वेयरएज सेक्शन 164A जो है वो रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। ये कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है इसमें तो अक्सर। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल राइट, प्लीज कम। अब इसके बाद ये जो आगे के सेक्शंस हैं, सेक्शन 165 में सर्च का प्रोसीजर दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 166, 166A या 166B जो है ये बताता है कि कोई और पुलिस ऑफिसर, किसी और टेरिटरी जूरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर किसी और टेरिटरी के जूरिसडिक्शन या पुलिस ऑफिसर को कब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा कि आप अपने जूरिसडिक्शन में, अपनी टेरिटरी में इन्वेस्टिगेट करो। सो ये कुछ सेक्शंस हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ आपको सेक्शन नंबर्स इनके याद होने चाहिए। ऑल राइट, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि सेक्शन 167, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें कस्टडी की बात की गई है, रिमांड की बात की गई है। कस्टडी दो तरीके की होती है, या रिमांड दो तरीके का होता है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। जब इन्वेस्टिगेशन, जब कोई पर्सन सपोज अरेस्ट हुआ है, एक पर्सन अरेस्ट होने के बाद विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना चाहिए। तो स्टार्टिंग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना टाइम होता है आपके पास कि आप 24 घंटे ले सकते हो। 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन करके आपको उसको पुलिस कस्टडी में 24 घंटे रख सकते हो, उसके बाद आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। बट कई बार पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो फर्दर रिमांड सीख करता है, फर्दर पुलिस कस्टडी सीख करता है कि मैं इसको थोड़े दिन और अपने पुलिस कस्टडी में रखना चाहता हूँ। तो वो फर्दर पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 15 डेज की हो सकती है। उसके बाद भी इवन आफ्टर 15 डेज पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, उसके बाद अब पुलिस कस्टडी और आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। इसके बाद देयर विल बी ओनली जुडिशियल कस्टडी।
और जुडिशियल कस्टडी भी आप अनलिमिटेड डेज के लिए नहीं कर सकते हो, इसका भी लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, जो कितना होगा 90 डेज उन ऑफेंसेस में जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स से ज़्यादा की है, और 60 डेज उन केसेस में जिसमें 10 ईयर्स से कम की पनिशमेंट है। सो ये है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी की एक्सटेंशंस, मतलब कि कितने टाइम फ्रेम में उनको किया जा सकता है। ये तो है तब जब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, बट कई बार होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो भी कस्टडी ग्रांट कर सकता है, रिमांड ग्रांट कर सकता है, बट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ only for the period of not exceeding 7 days, maximum 7 days के लिए कर सकता है। So this is about सेक्शन 167। सेक्शन 167 में ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं सीधा सेक्शन 172 पे। सेक्शन 172 जो पुलिस डायरी की बात करता है। पुलिस डायरी क्या होती है? ये एक डेली डायरी होती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो मेंटेन करता है कि आज कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन करी है, कौन से स्पॉट पे गए हैं, कौन से केसेस हुए हैं। तो ये डेली जॉटिंग्स होती हैं पुलिस ऑफिसर की, जो डेली वो कर रहा है वो उसको वहाँ पे नोट डाउन करता है। नथिंग एल्स, इट इज़ नथिंग एल्स। वो सिर्फ उसकी पर्सनल रेफरेंस के लिए, उसकी पर्सनल मेमोरी के लिए वो एक डायरी होती है जो वो रेफर करता रहता है। ऑलराइट, तो ये होती है डेली डायरी, पुलिस डायरी। अब अक्यूज्ड पुलिस डायरी को एविडेंस में यूज नहीं कर सकता है, बट अगर प्रोसिक्यूशन ने उस पुलिस डायरी को या तो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए या फिर कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया है, तो अक्यूज्ड भी उसको आगे यूज कर सकता है। यही बात बोली गई है। पुलिस डायरी क्या होती है, पुलिस डायरी कब यूज हो सकती है, कैसे यूज हो सकती है, ये सारी बातें आपकी शंशुल कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बताई गई थी। सो ये इंपॉर्टेंट केस है इसमें। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 173 पे। सेक्शन 173 पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करता है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट होती है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को बना के देता है कि मैंने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ये एविडेंसेस मिले हैं, ये केसेस बनते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये पता लगा है कि ये चार्जेस बनते हैं। तो जब वो चार्जेस बताता है उसमें, उसे हम कहते हैं चार्जशीट। या फिर एक रिपोर्ट ऐसी भी हो सकती है जिसमें वो ये लिखे कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि कोई केस ही नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज रॉन्ग, कोई केस ही नहीं बनता है। तो फिर वो क्लोजर रिपोर्ट होगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि अब कोई केस ही नहीं बनता, कोई चार्जेस नहीं है, तो फिर वो क्लोजर रिपोर्ट होगी। तो जो भी ऐसी रिपोर्ट जो पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को देता है, उसे बोला जाता है पुलिस रिपोर्ट, उसे बोला जाता है पुलिस रिपोर्ट। अब उसमें क्या क्या लिखा जाएगा? पार्टीज के नेम्स लिखे जाएंगे, क्या नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन था वो लिखा जाएगा, नेम्स ऑफ पर्सन्स हु अपीयर टू बी अक्वेंटेड, जो अक्वेंटेड थे, ऑलराइट, जिनको इसने एग्जामिन किया था, या तो वो ऑफेंस, जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है, जो चार्जेस उसको लगते हैं कि हाँ चार्जेस एप्लीकेबल हैं ये वाले, वो चार्जेस मेंशन करेगा। अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, अक्यूज को रिलीज किया गया है या नहीं किया गया है, अक्यूज की कस्टडी आगे और की गई है या नहीं की गई है, ये सारी चीज़ें जो है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन में, जो कि है क्लॉज 8 विच डील्स विथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कि पुलिस रिपोर्ट देने के साथ साथ पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए, तो वो एक बार के लिए तो अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देगा, साथ साथ में वो ये मेंशन कर देगा कि कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी वो करना चाहता है। तो वो होता है क्लॉज 8 में, वो लिखा है क्लॉज 8 में। तो वो मजिस्ट्रेट उसकी पुलिस रिपोर्ट ले लेगा और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दे देगा उसको। इवन विदाउट परमिशन ऑल्सो वो अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जो है कमेंस कर सकता है। ऑलराइट, तो ये दिया गया है 173 क्लॉज 8 के अंदर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब इसके बाद आती है सेक्शन 174 से लेके सेक्शन 176 तक।
जो डील करता है इंक्वेस्ट केसेस से। इंक्वेस्ट केसेस से, अब इंक्वेस्ट केसेस क्या होते हैं? इंक्वेस्ट केसेस होते हैं जब किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसा पता चलता है कि किसी ने सुसाइड किया है, किसी की डेथ कॉज हो चुकी है, या तो किसी और पर्सन ने उसका मर्डर किया है, होमिसाइड किया है, या फिर किसी एनिमल से, किसी एक्सीडेंट से। ऑलराइट, उस केसेस में किस तरीके से होता है, आप उस बॉडी को पास में सर्जन के पास भेजते हो फॉर दी पोस्टमार्टम एंड ऑल, तो विद इन 24 आवर्स आपको भेजना होता है। उसमें कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो आपको सेक्शन 174 से लेके 176 तक दी गई है। तो ये ऐसे सेक्शन है जिनको आपको रीड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि 173 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके पुलिस रिपोर्ट भी दे दी गई है, तो इन्वेस्टिगेशन वहीं कंप्लीट हो जाती है आपकी। इसके बाद चैप्टर 13 आता है। चैप्टर 13 बात करता है जूरिसडिक्शन की, कि किस केस को आपको कौन से ऑफेंस का जो ट्रायल है वो कौन से कोर्ट के जूरिसडिक्शन में होना चाहिए। तो उसके कुछ रूल्स हैं। 177 बोलता है जो ऑफेंस जहां कमिट हुआ है उसका ट्रायल भी वहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 178 है, वो बोलता है कि कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो पार्टली एक एरिया में हुए हैं, पार्टली दूसरे एरिया में हुए हैं, या फिर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सेवरल एक्ट्स हैं और हर एक्ट अलग अलग जूरिसडिक्शन में हुआ है। तो जहां जहां पार्टली वो कमिट हुए हैं, जहां जहां वो कंटिन्यू हुए हैं, जहां जहां वो एक्ट्स हुए हैं, उन सारे कोर्ट्स का जूरिसडिक्शन बनेगा टू कमेंस द ट्रायल, टू कंडक्ट द ट्रायल। ऑलराइट, इसके बाद आता है सेक्शन 179। सेक्शन 179 क्या बोलता है? सेक्शन 179 बोलता है कि ऐसे एक्ट्स, ऑलराइट, ऐसे एक्ट जो कि जिसका कॉन्सिक्वेंस कोई ऑफेंस है, एक्ट कहीं और हुआ है, कॉन्सिक्वेंस किसी और टेरिटरी में, किसी और जूरिसडिक्शन में, किसी और एरिया में हुआ है, तो इन दैट केस दोनों एरियाज के कोर्ट्स का ट्रायल का जूरिसडिक्शन बनेगा। सेम सेक्शन 180 बोलता है कि कई ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, जो ऐसे एक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो फाइनली जाके कोई ऑफेंस बनते हैं। तो जहां जहां वो सेवरल एक्ट्स कमिट हो रहे हैं उन सारी जगह पे जूरिसडिक्शन बनता है ट्रायल करने का उस ऑफेंस के लिए। 181 में कई ऐसे ऑफेंसेस को नेम किया गया है कि उनमें जूरिसडिक्शन कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठग है, मर्डर है, डेकॉइटी है, डेकॉइटी विथ मर्डर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो अलग अलग एरियाज में हुए तो हर कोर्ट का जूरिसडिक्शन बनेगा। किडनैपिंग है, अबडक्शन है, तो किडनैप कहीं किया गया है, उसके बाद उसको किडनैप करके कहीं ले जाया गया है, उसे छुपाया कहीं और गया है, तो इन तीनों जगह पे जूरिसडिक्शन बनेगा कि कहीं भी आप ट्रायल कर सकते हो। ऑलराइट, ऐसे ही थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, चोरी कहीं हुई, चोरी करके चोरी का सामान कहीं पहले ले जाया गया, फिर वहां से वो दूसरी जगह ले जाया गया जहां पे वो छुपाया गया है फाइनली, तो तीनों जगह पे जूरिसडिक्शन बनेगा। ऑलराइट, इसके बाद आता है सेक्शन 182। सेक्शन 182 क्या बोलता है? सेक्शन 182 ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बताता है जो लेटर्स से होते हैं। आपने लेटर्स सेंड करके, सपोज डेफमेशन है तो कोई डेफमेटरी लेटर्स आपने सेंड किए हैं, तो वो लेटर जहाँ से सेंड हुए हैं, जहाँ रिसीव हुए हैं, दोनों जगह का जूरिसडिक्शन बनेगा। अगर मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस हैं तो किसका जूरिसडिक्शन बनेगा? उसका जूरिसडिक्शन बनेगा जहाँ पे वो मैन जो है, मैरिज रिलेटेड एज इन ये बाइगमी के ऑफेंस है, तो जिस मैन ने बाइगमी कमिट की है वो अपने पहले शादी वाले स्पाउस के साथ वहां पे जहां पे वो लास्ट रिसाइड कर रहा था वहां पे ऑफेंस का जूरिसडिक्शन बनेगा। 183 बोलता है कि अगर ट्रैवल, जर्नी, वोयाज वाले कोई ऑफेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी बस में बैठे हो, अगर आप दिल्ली से बैठे हो, आप जयपुर तक जा रहे हो, तो बीच में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कितने सारे एरियाज आते हैं, तो वो ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है आपको पता ही नहीं है, तो फिर किस किस का जूरिसडिक्शन बनेगा? जितने भी एरिया आ रहे हैं बीच में उन सब का जूरिसडिक्शन बनेगा। तो जहाँ जहाँ से वो जर्नी हुई है उन सब जगहों का जूरिसडिक्शन बनेगा। ऑलराइट, इसके बाद हम सीधा आएंगे सेक्शन 188 पे।
ऐसे ऑफेंसेस जो आउट ऑफ इंडिया कमिट होते हैं तो उसमें किसका जुरिस्डिक्शन बनेगा। कोई ऐसा ऑफेंस है जो आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है, या तो इंडियन सिटीजन ने किया है, ऑलराइट, या फिर किसी ऐसे पर्सन ने किया है जो इंडियन सिटीजन तो नहीं है बट इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट पे किया है, तो वो इन एनी प्लेस इन इंडिया इट कैन बी ट्राइड, उसका ट्रायल पूरे इंडिया में कहीं पे भी किया जा सकता है। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट ऑफेंसेस एक्स्ट्रा जुडिशियल, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वाले जो ऑफेंसेस होते हैं कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री अगर वो कमिट हुए हैं तो किस तरीके से उनका जुरिस्डिक्शन होगा, वो दिया गया है सेक्शन 188 के अंदर। ऑलराइट, इसके बाद विल जंप ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 14 विच डील्स विथ कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस की बात की गई है इधर। कॉग्निजेंस में सबसे पहले सेक्शन 190 आता है जिसमें ये बताया गया है कि कॉग्निजेंस, पहली बात तो कौन कौन कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी क्रिमिनल केस में, और किस किस मैटर पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। फर्स्टली JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या कोई भी ऐसा सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको स्पेसिफिकली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया है कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं किस किस पे, या तो किसी भी कंप्लेंट पे, किसी कंप्लेनेंट ने डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को आके कंप्लेंट करी है, उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट पे, जो 173 में पुलिस रिपोर्ट दी गई है उस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और पर्सन से मिली है उस पे भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। ये तो है कॉग्निजेंस के बारे में। अब सेक्शन 195 से स्टार्ट होती है ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है कि इन सर्कमस्टांसेस में कॉग्निजेंस कब कब किस किस के कंसेंट से लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 195। सेक्शन 195 बात करता है कोई भी ऐसे केस की जहां पे कंटेम्प्ट किया है किसी पर्सन ने, डिसरिस्पेक्ट किया है किसी लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट को, या फिर पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस जैसे कि पर्जरी, ऐसा कोई अगर ऑफेंस है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इस तरीके के कोई ऑफेंसेस हैं, उस केस में कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। कोई भी ऑफेंस है जो 172 से 188 IPC तक है, या फिर उसका अबेटमेंट या अटेम्प्ट है, या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उस ऑफेंस को करने की, उसका कॉग्निजेंस आप तब तक नहीं ले सकती है कोई भी कोर्ट जब तक उस पब्लिक सर्वेंट जिसकी अथॉरिटी को डिसओबे या डिसरिस्पेक्ट या कंटेम्प्ट किया गया है उसकी रिटन कंप्लेंट ना हो। उसे रिटन कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी उस रिटन कंप्लेंट पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। या फिर कोई ऑफेंस है जो 193 से 196 में है, या फिर 471, 475 एटसेट्रा, तो इन केसेस में जब तक वो कोर्ट जिसका कंटेम्प्ट किया गया है, जहां पे जो डॉक्यूमेंट एविडेंस में दिया जा रहा था उसके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, तो उस कोर्ट की कंप्लेंट पे ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हम सीधा आएंगे सेक्शन 196 पे। सेक्शन 196 बताता है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के केसेस में कॉग्निजेंस कब कब लिया जा सकता है। ऑलराइट, तो अगर 153A, 295A, 505 ऐसे अगर कोई ऑफेंसेस हैं IPC के, इसमें अगर आपको कोई केस पे कॉग्निजेंस लेना है तो आप तब तक नहीं लोगे जब तक आप पहले परमिशन नहीं ले लेते हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या तो स्टेट गवर्नमेंट की। इसके बाद दिया गया है 153B, 505 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आप उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हो। इसके बाद आते हैं सेक्शन 197 पे। सेक्शन 197 क्या बोलते हैं कि जजेस के अगेंस्ट कोई केसेस है उस पे कॉग्निजेंस लेना है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई केसेस है उस पे अगर कॉग्निजेंस लेना है तो कोर्ट कब कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर वो जज या पब्लिक सर्वेंट यूनियन के अंडर आता है तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, और अगर वो जज या पब्लिक सर्वेंट स्टेट के अंदर आता है तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ना हो तब तक उसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा।
इसके बाद विल जंप ऑन टू सेक्शन 198। सेक्शन 198 बोलता है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज में कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक क्लॉज समझाती हूँ कि अगर कोई पर्सन 18 ईयर्स से बिलो है या फिर इडियट है, ल्यूनेटिक है, मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफ़र कर रहा है या कोई भी ऐसी सिकनेस या इन्फॉर्मिटी से सफ़र कर रहा है जिसमें वो खुद आके कंप्लेंट नहीं कर सकता, तो कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे कोर्ट की परमिशन से उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है। उसी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ली जाएगी इन केस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे आपको क्लॉज बी पढ़ना है इसमें, जिसमें ऐसे पर्सन की बात की गई है जो पर्सन हस्बैंड है और वो हस्बैंड खुद आ नहीं सकता है कंप्लेंट करने के लिए बिकॉज ही इज अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो उस केस में क्या होगा, अब उस केस में उसको अपने कमांडिंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट और उसका लेटर दिखाना पड़ेगा, तब उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन आके कंप्लेंट लिखवा सकता है और उसी कंप्लेंट पे फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा इन केस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। सो ये चीज़ इसमें बोली गई है। सेक्शन 199 पे आएंगे इसके बाद हम। सेक्शन 199 बोलता है कि जब डेफेमेशन के केसेस में कोई कॉग्निजेंस लेनी है कोर्ट को तो कब ली जाएगी। अब डेफेमेशन के केसेस में तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है जब तक जिस पर्सन के अगेंस्ट डेफेमेशन कमिट हुआ है उसकी कंप्लेंट ना हो जाए। उसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी और उसी कंप्लेंट पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर वो पर्सन जिसका डेफेमेशन हुआ है, अगर वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी मिनिस्टर है स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, तो उस केस में सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन जो है इवन विदाउट द कमिटल ऑफ द केस वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ऑल राइट। कोई भी कंप्लेंट जो है ये तब तक नहीं की जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू जब तक अगर वो मिनिस्टर या एनी पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो जब तक आप स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ले लेते, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ले लेते हो। ये कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो तब तक परमिशन नहीं, कॉग्निजेंस नहीं लेगी डेफेमेशन के केसेस पे जब तक वो कंप्लेंट विद इन 6 मंथ्स ना की गई हो। तो आपको कंप्लेंट करनी है ऑफेंस कमिट होने के, मतलब डेफेमेशन कमिट होने के विद इन 6 मंथ्स, और उसी पे कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। ऑल राइट, तो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 199 CRPC। तो ये है कॉग्निजेंस का टॉपिक। इस वीडियो में हम ये सेक्शंस हमने 101 से लेके 199 तक के सेक्शंस देखे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में अब हम 200 ऑनवर्ड सेक्शन देखेंगे, जिसमें हम आगे के सेक्शंस पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सेक्शंस आपके इम्पॉर्टेंट है, किस सेक्शन में से क्या पार्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए वीडियो के लिए बस इतने से सेक्शंस हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज 100 सेक्शंस में से मैंने फिल्टर करके आपको सिर्फ वो सेक्शंस बताए हैं जो स्ट्रिक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि आपको इससे हेल्प मिले, आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन्हें याद रखते हैं, उन केसेस को याद करते हैं, तो इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू। CRPC फिर आपके लिए वो डरावना एक्ट नहीं होगा, वो आपके लिए इट विल बी अ फ्रेंड ऑफ यू नाउ देन। आपका वो फ्रेंड बन जाएगा क्योंकि आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप मेरे वाले सेक्शंस जो मैंने अभी आपको सेक्शंस बताए हैं, स्ट्रिक्टली अगर आप वो सेक्शंस करके जाते हैं तो इट इज़ अ गारंटी कि आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं CRPC के अंदर। That is all for today's video. इसके आगे we'll meet in the next part, जिसमें मैं आपको इसके आगे के sections बताऊंगी कि उसमें क्या क्या important है। Please wait for that. Till then, please ये जो मैंने आपको sections बताए हैं, जो case laws बताए हैं, please इनको revise कीजिए, please इन्हें याद कीजिए, please इन provisions को पढ़िए, and it will be a very easy task for you. That is my guarantee. We'll meet in the next video. That is all for today. Take care. Have a nice day. Thank you so much.
है।